बच्चों, मैं संजीत और आप सबों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक बार फिर से आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं। तो चलिए, मैं भी आप सबों के बेशकीमती समय का सदुपयोग करना चाहूंगा और मैं नहीं चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे आए हो तो आप यहां से बिना कुछ सीखे, बिना कुछ नई बातों को जाने बगैर निराश होकर यहां से लौटे। तो चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ बच्चों, आज की क्लास की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख नदियां। और इसमें सबसे पहले यदि हम किसी नदी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो वो है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की यदि बात की जाए तो नर्मदा नदी का वैदिक काल में भी, यानी कि ऐतिहासिक काल में भी यदि देखा जाए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इसका अपना एक अलग धार्मिक महत्व है जो इसकी एक अलग व्याख्या करती है कि नर्मदा का एक अलग वर्चस्व रहा है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में गंगा का एक अलग महत्व है, ठीक उसी प्रकार से नर्मदा नदी का भी अपना एक अलग धार्मिक महत्व है। परंतु बच्चों, ये हमारा क्लास जो आज का है वो ज्योग्राफी पे बेस्ड है, इसलिए मैं नर्मदा के बारे में जान कर भी यहाँ पर उसके धार्मिक व्याख्या नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरी जो भी व्याख्या होगी वो केवल ज्योग्राफी पर आधारित होगी, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफी दृष्टिकोण से काफी फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे हम लोग बात करेंगे तापी नदी के बारे में भी और गोदावरी नदी के बारे में भी। तो चलिए बच्चों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज, यदि आपको वीडियो देखने के बाद, पहले मैं बात नहीं कर रहा हूं, यदि आपको वीडियो देखने के बाद यदि आपको वाकई में पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी, है ना बच्चों, सबसे पहले मैं मैप के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैप से यदि आप समझ जाते हो किसी भी चीज को तो आपको फिर आप अपनी भाषा में भी उन चीजों को काफी आसानी से व्याख्या कर सकते हो, है ना। तो चलिए, यहाँ पे जो मैप आपको दिख रहा है ये है नर्मदा नदी का उद्गम से लेकर उसके अरब सागर में मिलने तक का कहानी यहाँ पे इस मैप में है छिपा हुआ। तो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर नर्मदा नदी का उद्गम क्या है। तो ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक पर्पल कलर का लाइन है, जिसको मैं भी चाहूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से हाईलाइट करके दिखा सकूं, है ना। तो चलिए, ये आपका जो एरिया है ना, ये आपका नर्मदा नदी का है। ठीक है, फिर से मैं रेड लाइन से आपको यहाँ पर इंडिकेट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, मैं बार बार दिखला रहा हूँ, यही नर्मदा नदी का ये प्रवाह क्षेत्र है। इसके डिस्क्रिप्शन पे भी मैं आता हूँ, है ना। तो नर्मदा नदी का यदि उद्गम की बात की जाए, ठीक है, नर्मदा नदी की उद्गम की बात यदि की जाए तो मध्य प्रदेश, दिमाग में बिठाइए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर वाला इलाका है, यहीं पे है आपका अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, तो इसी अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो आपको उद्गम को लेके मन में कोई किंतु कोई परंतु का कोई सवाल नहीं रह गया होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि लिखा हुआ भी है अमरकंटक, है ना। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, अमरकंटक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी अमरकंटक, और ये अमरकंटक जो है आप यहाँ देखोगे बच्चों क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़, और ये जो इलाका है, ये जो स्टेट है, ये आपका मध्य प्रदेश है ना। तो ये जो इलाका है ये कौन सा है, मध्य प्रदेश। और ये जो नीचे का जो इलाका है वो क्या है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर का जो इलाका है अमरकंटक, इसी अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्लियर है। ये अपने उद्गम के पश्चात, है ना, यानी पूरब से पश्चिम की ओर, यानी
ईस्ट टू वेस्ट ये फ्लो करने के लिए स्टार्ट करती है, यानी पश्चिम से की ओर ये बहने के लिए शुरू करती है, एकदम ठीक इस डायरेक्शन में ये बहने के लिए शुरू करती है। चलिए ठीक है, तो मध्य प्रदेश यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर नर्मदा नदी किस राज्य में प्रवेश कर रही है? तो मध्य प्रदेश में ऑरिजिनेट हो रही है, मध्य प्रदेश में ये बहती है। मध्य प्रदेश के बाद ये नदी जो है वो महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, ठीक है। और महाराष्ट्र के बाद ये नदी जो है वो कहाँ आती है? तो गुजरात आती है, ठीक है। मध्य प्रदेश, सॉरी, ये नदी जो है मैं गलती से मैं बोल दिया, महाराष्ट्र में ये प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और कहाँ पे? तो गुजरात के क्षेत्रों में ये नदी जो है वो बहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नदी को यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश और गुजरात का क्या है? ये नदी जो है वो जीवन रेखा नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ठीक है। अब इसके बारे में यदि हम लोग बात करें कि जब ये मध्य प्रदेश में पहुंचती है तो यहाँ पे भ्रंश घाटियों से बहते हुए ये धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये कैसा निर्माण करती है? धुआंधार जल प्रपात। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, संगमरमर के पत्थरों पे जब ये गिरती है ना तो बिल्कुल खूबसूरत महाकर्ण का निर्माण करती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे, है ना, कि कैसा इसका सीनरी है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में क्या बनाती है? खास करके जबलपुर में धुआंधार जल प्रपात का ये निर्माण करती है, ठीक है। जबलपुर और गुजरात का वडोदरा, ठीक है, गुजरात का कौन सा सिटी? वडोदरा, और मध्य प्रदेश का जबलपुर जो है वो इसी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इस नदी का यदि हम प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो ये क्या है? इसका पुराना नाम यानी प्राचीन नाम की यदि बात करें तो वो क्या है? रीवा नदी है, यानी नर्मदा नदी को ही प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो रेवा नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जब ये गुजरात में पहुंचती है, नर्मदा नदी कहाँ पे? गुजरात में, यानी गल्फ ऑफ खंबात के पास करीब जब पहुंचती है तो ये लगभग 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि ज्वार नदमुख और डेल्टा में अंतर होता है। ज्वार नदमुख और डेल्टा में क्या होता है? अंतर होता है। ज्वार नदमुख में क्या होता है कि नदियों का स्पीड जो रहता है वो काफी तेज होता है और अपने साथ जो कुछ भी वो कचरा अवसाद बहाकर लेकर आती है उसको डायरेक्ट ले जाके ये सागर में प्रवाहित कर देती है, यानी जो भी कचरा लाई उस सब को कहाँ पे जाके मिला देती है? तो सागर में ले जाकर गिरा देती है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है इसको क्या कहा जाता है? ज्वार नदमुख। जबकि डेल्टा में अंतर होता है। डेल्टा में क्या होता है कि डेल्टा बनाने वाली नदियों का स्पीड जो होता है वो लास्ट में आते आते काफी स्लो हो जाता है और अपने साथ वो नदियां जो चीज भी अवसाद बहाकर लाती है, कचड़े बहाकर लाती है, वो समुद्र के मुहाने तक में ही वो जमा करती है, समुद्र में उसको साथ लेकर मिलती नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। लेकिन ये नदी जो है यानी कि नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि किस चीज का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना जो है वो भी इसी नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। और सरदार सरोवर परियोजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। और जिस समय सरदार सरोवर परियोजना बनाई जा रही थी, उसका निर्माण किया जा रहा था, उस समय वो काफी चर्चा में भी रहा था, काफी विवाद में भी रहा था, क्योंकि इसकी ऊंचाई को लेकर काफी विवाद हुआ था। और इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था, जिसको शॉर्ट में एनबीए कहते हैं। एनबीए मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसका नेतृत्व जो है वो मेघा पाटेकर की थी। और साथ ही साथ इस एनबीए से आमिर खान जैसे शख्सियत भी इस आंदोलन से जुड़े थे, वो एक अलग मैटर है। अभी लेटेस्ट की बात मैं यदि करूं तो जो आप जान रहे हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी स्वदेश के भारत के बिस्मार्क के नाम से प्रसिद्ध
या लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यदि मैं बात करूं, उनकी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है वो भी कहाँ पे बनी है, तो इसी नर्मदा नदी के तट पे बनी है ना। तो वो भी सरदार सरोवर परियोजना के करीब ही बनी है, कहाँ पे, गुजरात में। तो ये चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जिसको आपको जानना था। और इससे रिलेटेड जो है वो आपका नोट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। यदि आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो फ्री में। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूं कि नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी भाग से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सबों को, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, है ना। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के भ्रंश घाटियों से बहते हुए संगमरमर के चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड का निर्माण करती है। तो मैंने पिक्चर में दिखाया ना कि वो वाटरफॉल का वो सीन कितना खूबसूरत है ना। और साथ ही साथ ये क्या करती है, तो जबलपुर में, है ना, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। और यदि इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल इसकी लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर। ठीक है, यानी नर्मदा नदी की कुल लंबाई की यदि मैं बात करूं तो वो कितना है, 1312 किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रायद्वीपीय भाग, कभी कभी एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके कंपटीशन में, है ना, कि प्रायद्वीपीय भारत की पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है। प्रायद्वीपीय भारत की, यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली और पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। लेकिन यदि आपसे ऐसा सवाल करे कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलकर पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। इसलिए कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है कि यदि आपसे पूछे, मैंने बताया ना कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी तो कौन सा होगा, नर्मदा। लेकिन पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी, तो गोदावरी हो जाएगी। तो इसकी लेंथ को याद रखना बच्चों, कितना है, 1312 किलोमीटर, है ना। उसके बाद ये कहाँ पहुंचती है, तो गुजरात का भरूच। भरूच जो क्षेत्र है वो काफी फेमस है पेट्रोलियम के लिए भी, आपको याद रखना है, ठीक है। दक्षिणी भाग में प्रवेश करके अरब सागर में मिल जाती है, कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में, है ना, गल्फ ऑफ खंभात में। और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है, जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ, है ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन सी नदी के बारे में, तापी नदी के बारे में, जिसको दूसरा नाम जो है वो ताप्ती नदी भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ताप्ती, ये ताप्ती का उद्गम स्थल आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सको कि ये मुल्ताई नाम का एक प्लेस है, ठीक है। ये कौन सा प्लेस है, मुल्ताई। और यहीं से ये नदी निकलते हुए कहाँ प्रवेश कर रही है, महाराष्ट्र, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश से ये भी ऑरिजिनेट हो रहा है। ये ब्लू वाला जो इलाका आप देख रहे हो ये पूरा कौन सा है, एमपी है। एमपी से निकल कर ये नदी जो है वो कहाँ आ रही है, महाराष्ट्र आ रही है। और महाराष्ट्र के पश्चात ये फिर कहाँ प्रवेश कर रही है, तो नर्मदा नदी की तरह ये भी कहाँ चली जा रही है, गुजरात चली जा रही है। यानी तापी जो है वो तीन राज्यों में फ्लो कर रही है। कौन कौन से राज्य आप देख पा रहे हो, तो मध्य प्रदेश से ऑरिजिनेट हो रही है, कौन से जगह से, मुल्ताई से, ठीक है। मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल जो है वो एक जिला है, और वहां से मुल्ताई नामक प्लेस से ये नदी जो है वो निकलती है, कौन, तापी, ठीक है। और वहां से निकल के ये दक्षिण की ओर बहते हुए, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर बहते हुए कौन से स्टेट में प्रवेश करती है, तो महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र में प्रवेश करने के बाद पुनः ये कहाँ चल जाती है, पश्चिम की ओर बहते हुए तो गुजरात चली जाती है। और गुजरात में सूरत में, पूरे सूरत की सिटी, ये जो आप ये जो क्षेत्र देख रहे हो ना, ये पूरा तापी नदी का ये जो क्षेत्र देख रहे हो ये सूरत सिटी है ना, जिसे क्या कहा जाता था, आपका सूरत का अलग अलग नाम भी है इतिहास में। प्राचीन समय में एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी रहा है, इसका एक अलग महत्व भी रहा है सूरत का, है ना। तो चलिए, सूरत में ये नदी बहते हुए आकर ये भी ज्वारनद मुख बनाते हुए कहाँ पे मिल जाती है, तो अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात मैं करूं तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये पूर्णा नदी, यानी इस तापी की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी जो है वो कौन सी है, पूर्णा, ठीक है। याद आपको रखना है
कि तापी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो पूर्णा है। चलिए ठीक है, आइए नोट्स में अब हम लोग देखते हैं कि तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं कि कौन सा प्लेस से, मुल्ताई नामक प्लेस से निकलती है। टोटल लेंथ इसकी बात करें तो 724 किलोमीटर है, और 724 किलोमीटर है टोटल इसकी लेंथ। अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर बहते हुए, जैसे नर्मदा है ना ईस्ट टू वेस्ट बहती है, ठीक उसी प्रकार से तापी नदी भी कैसे बहती है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। क्लियर। इसके अपवाह का 79% महाराष्ट्र में, मतलब तापी नदी का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, अपवाही क्षेत्र यदि हम कहें तो वो कौन सा है, महाराष्ट्र। हम लोगों ने देखा था बैतूल के मुल्ताई प्लेस से निकल रही है और डाउनवर्ड हो जा रही है, यानी कि नीचे आ जा रही थी, मैप में हम लोगों ने देखा ना। और वहां से ये फिर बहते हुए काफी लंबा क्षेत्र कवर करती है महाराष्ट्र का, और तब जाके ये आपका कहाँ पहुंचती है, तो गुजरात पहुंचती है ना। तो वही सारी चीजें यहाँ कि 79% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में, और 6% कहाँ है, गुजरात में। और लास्ट में ये भी सूरत में ज्वार नदमुख का निर्माण करते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। तो ये आपकी तापी का यहाँ पे वर्णन हुआ। बार बार मैं कह रहा हूँ बच्चों, यदि आपको पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस नदी के बारे में, तो गोदावरी नदी है ना। गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का सबसे बड़ा नदी है, लेकिन इसका फ्लो देखोगे, इसका फ्लो उस सबसे अलग है। ये वेस्ट टू किधर बह रही है, ईस्ट, यानी बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। और जबकि नर्मदा और तापी थी कि मध्य प्रदेश से निकल रही है, यानी ईस्ट से निकलकर वेस्ट की ओर बह रही थी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसका उद्गम स्थल जो है वो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर बहुत प्रसिद्ध रहा है आपका शिव मंदिर के लिए भी, है ना। तो वहीं से ये नदी निकलती है, और इस नदी को दक्षिण के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार मैंने बताया ना कि जिस प्रकार से गंगा का धार्मिक महत्व है, नर्मदा का अपना एक अलग धार्मिक महत्व, ठीक उसी प्रकार से गोदावरी का भी एक अलग धार्मिक महत्व भी है। इसी वजह से इसको दक्षिण की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र यदि हम कहें तो वो कितना, 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसकी टोटल लेंथ की हम लोग बात करें तो कितना है, 1500 किलोमीटर, जबकि नर्मदा का कितना था, तो 1312 किलोमीटर था, है ना। ये अपनी कुल लंबाई का 50% भाग कहाँ पे, महाराष्ट्र में, यानी सबसे ज्यादा इसका भी फ्लो कौन से स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है। शेष पार्ट जो है वो इसका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी ये नदी बहती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो भी सहायक नदियां जो है वो भी सब के सब बड़ी है, चाहे वो पूर्णा की बात की जाए, या वर्धा की बात की जाए, या मांजरा, या वैन गंगा, या पैन गंगा की बात किया जाए, ये सारी की सारी नदियां जो है वो बड़ी नदी है ना। इसी वजह से ये डेल्टा का भी निर्माण करती है। और लास्ट में राजा मुंद्री नामक स्थान के बाद ये जो नदी है वो कई जल धाराओं में प्रवाहित, यानी कई जल धाराओं में विभक्त होकर ये एक विशाल डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करते हुए लास्ट में कहां पे आके मिल जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। तो बच्चों आज के इस क्लास में मैं 3 नदी के बारे में डिस्कशन किया। पहला कौन सी, नर्मदा नदी, तापी नदी, और लास्ट में मैंने गोदावरी नदी के बारे में वर्णन किया। तो मेरे ख्याल से आप सबों को ये वीडियो पसंद आना चाहिए, और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को मैं कुछ न कुछ बढ़ाने की जरूर कोशिश किया हूं। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर अगले क्लास।